जय हिंद दोस्तों। टॉप स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल टॉप स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास समय से समय पहुँचती रहे। आइए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी आयरलैंड। आशा करते हैं आप लोग सही विकल्प चुन लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विकल्प और दिए गए हैं, उसको भी आइए समझ लेते हैं। इसमें रूस दिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में अधिग्रहित किया गया है। और आयरलैंड दिया गया है, इससे डीपीएसपी को अधिग्रहित किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के निर्देशक तत्व। जर्मनी, यहाँ से आपातकाल की जो अवधारणा है उसको संविधान में अधिग्रहित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प पर विचार करें और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5। भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, इसलिए भाग 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके शेष विकल्पों को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भाग 2 दिया गया है, इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत है। और भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो कि आयरलैंड से लिया गया है। पहले प्रश्न में आपको ऊपर बता चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। सही विकल्प को चुनें और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 5 से 11 और अनुच्छेद 36 से 51। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन संविधान में किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण विकल्पों को भी समझने का प्रयास करते हैं। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है जो कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। हमारा तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है संविधान के। हमारा चौथा विकल्प है अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का वर्णन किया गया है जो कि आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस अधिनियम द्वारा लिया गया था? यानी किस अधिनियम के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? आपके सामने 4 विकल्प हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1984, भारत शासन अधिनियम 1958, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, किसे संविधान का संरक्षक माना जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को या आम जनता को? सभी विकल्पों पर विचार करें और सही उत्तर चुन करके कमेंट बॉक्स में जवाब दें। साथियों को बता दें कि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, यानी मूल जो सुप्रीम कोर्ट था वर्जन, उसमें न्यायाधीश जो होते हैं उसकी संख्या कितनी थी? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प को चुनें और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखें। 7 + 1, 10 + 1, 15 + 1, 20 + 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 + 1। इससे मतलब निकलता है कि 7 + 1 के इसका क्या अर्थ होता है? 7 उसमें न्यायाधीशों की संख्या थी और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की संख्या। यानी अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय उसमें न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी थी, तो टोटल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। उसमें 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश होते थे। टोटल मिलाकर 8 न्यायाधीश थे, उसमें 7 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। इसको आप लोग याद कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किस उम्र में रिटायरमेंट मिलती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही विकल्प को चुनें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष और 70 वर्ष। आशा करते हैं आप लोग अपना सही विकल्प चुन लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 ईयर। 65 ईयर्स पर न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कितनी है? आपको पहले बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय उसमें न्यायाधीश की संख्या 8 हुआ करती थी, जिसमें 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। प्रश्न इस तरह बनता है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है? समय के चलते सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रहती है या संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। संसद को संविधान में शक्ति प्रदान किया गया है कि समय के चलते सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? प्रश्न हमारा कह रहा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, 30, 31, 34 और 36। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। 34 जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हैं, जिसमें 31 + 1 करके है। 31 न्यायाधीश हैं और एक चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको बता दें कि इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जी हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका 34 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प पर विचार करें और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखें। जैसे कि आपको बता चुके हैं कि मूल संविधान में उस समय 8 न्यायाधीश कुल मिलाकर हुआ करते थे, लेकिन इस समय 34 न्यायाधीश हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? हमारा प्रश्न यह कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। पार्लियामेंट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि समय के चलते स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है?
संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है, प्राप्त हुई है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 137। सही विकल्प चुने। आशा करते हैं आप लोग सही विकल्प चुन लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। 137 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह न्यायिक पुनर्लोकन कर सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं? यानी सर्वोच्च न्यायाधीश के पद को हटाने का प्रावधान किस प्रकार है भारतीय संविधान के अनुसार? ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हैं। सीबीआई की जांच के आधार पर, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट के आधार पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के आधार पर और संसद में महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने के आधार पर। 4 विकल्प हैं। सभी विकल्पों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। साथियों, आपको बता दें कि जो न्यायाधीश होते हैं उनको संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्तियाँ हैं, रिट जो जारी किया जाता है वह किस अनुच्छेद में है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 148। सही विकल्प को चुनें। आशा करते हैं आप लोग सही विकल्प चुन लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार है यह एक। इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है। जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति से संबंधित 5 रिट जारी करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आइए शेष विकल्पों को देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा दूसरा अनुच्छेद लिखा है अनुच्छेद 52 लिखा है। इसमें राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। हमारा चौथा विकल्प है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 इसमें CAG का वर्णन होता है। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के अध्यादेश जारी करती है? अभी ऊपर वाले प्रश्न में आपने पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो कुछ अनुच्छेद में है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के अध्यादेश जारी करता है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, 3, 5, 7, 11। सही विकल्प को चुनें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथियों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के अध्यादेश जारी करता है। यह अध्यादेश कब जारी करता है? जब किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसके मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह 5 तरह के अध्यादेश उस व्यक्ति से संबंधित जारी करता है। तो इसका 5 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है, आपको ऊपर बता चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है। हमारा 14वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। सही विकल्प पर विचार करें और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। साथियों, आपको बता दें कि जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह करंट से आधारित प्रश्न है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। चार विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी दीपक मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस बोबडे, ऑप्शन डी एन.वी. रमन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना हैं। यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि किस नंबर के न्यायाधीश हैं। यह 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं, 48 नंबर के न्यायाधीश हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। इसमें पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो सही विकल्प को चुनें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसका राष्ट्रपति ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके द्वारा वितरित किया जाता है। 4 विकल्प हैं, सहायक अनुदान निधि, आकस्मिकता निधि, संचित निधि, लोक लेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचित निधि। कंसोलिडेटेड फंड के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन होता है, सैलरी, उसको वितरित किया जाता है। संचित निधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता के बारे में पूछा गया है। इसमें यह पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसी को बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसे कितने वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए उच्च न्यायालय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम 5 वर्ष। इसका न्यूनतम 5 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम 5 वर्ष उसे किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने का अनुभव प्राप्त हो तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष। आपके सामने 4 विकल्प हैं, सही विकल्प को चुनें और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब लिखें। साथियों, आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। हम आपको बता चुके हैं कि वर्तमान में जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इसमें पूछ रहा है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे।
4 विकल्प आपके सामने हैं। मेहरचंद महाजन, H.J. कानिया, रंगनाथ मिश्र, जी.बी. पटनायक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H.J. कानिया। जस्टिस H.J. कानिया जी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न है। जैसे कि आप लोगों को विकल्प में दिख रहा होगा, तीनों ही महिला न्यायाधीश को रखा गया है। आज हम तीनों विकल्पों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, अन्ना चांडी, फातिमा बीबी या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। आइए शेष 2 विकल्पों को भी जान लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और इसमें दिया है लीला सेठ। तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और जो अन्ना चांडी हैं, ये केरल हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो आशा करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और यह हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न भी था। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।